नमस्कार साथियों, सुबह स्टेप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। आशा करता हूँ कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस एचपी पुलिस कांस्टेबल की कक्षा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा को मैं आरंभ करूं उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। सिविल स्टेप अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कोर्सेज चलाती है। आइए उन कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिविल स्टेप आप लोगों के लिए एचपीएस, एंटी अलाइड, एचपी पटवारी, सब इंस्पेक्टर, जीओआईटी और एचपी कांस्टेबल, ये सारी सारी परीक्षा की तैयारी करवाती है, ये कोर्सेज चलाती है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं या किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिविल स्टेप की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिविल स्टेप के साथ जुड़ सकते हैं और इनमें से किसी भी पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐप को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर इन कोर्सेज से रिगार्डिंग कुछ आपको सूचना चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है। इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान, अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन कोर्स, इसमें से किसी भी कोर्स के साथ जिसमें जो जो आपकी परीक्षा की तैयारी आप करना चाहते हैं उसके साथ जुड़ें। तो चलें आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आज का पहला प्रश्न कौन सा है। आज का पहला प्रश्न है ण किस प्रकार का व्यंजन है। विकल्प आपके समक्ष हैं। ए तालव्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है, दंत्य है या ओष्ठ्य व्यंजन है। तो न किस प्रकार का व्यंजन है। देखिए, व्यंजनों की पहचान हमें कैसे करनी है। कोई भी व्यंजन अगर आपको उच्चारण स्थान उसका पूछा गया है या कौन सा व्यंजन पूछा गया है तो आप उस व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो जीवा आप जो मुख में जिस अंग के साथ स्पर्श करती है तो वो वही व्यंजन होता है। तो जब आप न बोलते हैं तो जीवा कहां पर स्पर्श कर रही है, बस वहीं से आप उच्चारण के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट से उच्चारण करें और बताएं कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। न किस प्रकार का व्यंजन है। तो फटाफट से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अच्छे से प्रश्न का उत्तर देंगे। और जो विद्यार्थी इस अभ्यास कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं परंतु उत्तर नहीं करते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभ्यास कक्षा में जब तक आप उत्तर नहीं करेंगे तब तक आप अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए अभ्यास कक्षा के साथ अगर आप जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु पूर्ण रूप से अगर आप तैयारी करना, सिर्फ अगर आप कक्षा के साथ जुड़े हैं तो भी तैयारी हो जाती है, परंतु हमें पूर्ण तैयारी करनी है। आपकी अधूरी तैयारी होगी सिर्फ कक्षा को देखने से। तो आप प्रयास करें प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ दें और किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें कि मेरे प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा या किसी प्रकार की कोई शंका है, तो कोई डर है, तो शंका और डर को एक तरफ रखें और सोच समझकर सभी प्रश्नों के उत्तर करें। यही अभ्यास आपको आपकी परीक्षा में काम आने वाला है। इसलिए अभ्यास कक्षा सिविल स्टाफ ने देखें निःशुल्क कक्षा यहां पर चलाई है जिसमें कि आप बहुत, हाँ ये कक्षाएं हमारी बहुत हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारी 7वीं कक्षा है। तो इस देखें 7वीं कक्षा है और विद्यार्थियों की कितनी तैयारी हो गई है। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए सभी उत्तर जरूर दें। तो आइए आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो न किस प्रकार का व्यंजन है। न जो है मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य तालवे के, ठीक है, पहले कंठ आता है, फिर मूर्धन्य आता है, ठीक है, मूर्धा आता है, फिर तालव्य आता है, फिर दंत आता है, ये दंत, फिर दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं। तो जब हम ण का उच्चारण करते हैं, हमारी जीवा देखें, ण का उच्चारण करें, ण, और जीवा जहां पर स्पर्श करती है वो मूर्धन्य है। ठीक है, उसके बाद तालव्य आता है, फिर ठीक है जैसे मैंने अभी बताया दंत आता है, दंतोष्ठ आता है, ठीक है, कंठ व्यंजन होते हैं। तो ये व्यंजनों के उच्चारण स्थान जिनको कोई किसी प्रकार की शंका है तो वो जो इस विषय को जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लें। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, मैंने बताया भी है बड़े अच्छे से कि कौन कौन से हमारे उच्चारण स्थान है और कैसे हम उच्चारण स्थानों को पहचान सकते हैं, कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कहाँ कहाँ से इनके उच्चारण स्थान, ये सब कुछ आपको बताया है। तो आप वो कक्षा देख सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई शंका है। ठीक है, तो ण जो हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तो जिनका उत्तर यहाँ पर बी है उन सब का उत्तर बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर है। और जिनका उत्तर गलत हो गया है, मन छोटा नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई ये नहीं करना है कि मुझे मेरा उत्तर गलत हो गया मैं अगले प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। जी मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि उत्तर सबने करने हैं। ठीक है जी, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घर्ष व्यंजन है। तो घर्ष व्यंजन कौन सा है।
क, च, श या म? हाँ जी, बताएंगे सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से सोच समझकर उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में से घर्ष व्यंजन कौन सा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी सोच समझकर उत्तर दें। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें। क्या होगा उत्तर इसका? हाँ जी, तो इसका देखें उत्तर है विकल्प सी। ठीक है, तो इसका सी विकल्प होगा। श जो है घर्ष व्यंजन है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जो उच्चारण है, जो वायु है वो घर्षण करते हुए निकलती है। ठीक है, घर्षण करते हुए या अवरोध, ठीक है, कि मतलब अवरोध से निकलती है। ठीक है, उसमें अवरोध आता है, सीधी नहीं निकलेगी, तो वो अटक के जैसे बोल सकते हैं निकलती है, या घर्षण करते हुए निकलते हैं, उसको घर्ष व्यंजन कहा जाता है। तो श है जो घर्ष व्यंजन है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विकल्प आपके समक्ष है। ए सागर, बी जाह्नवी, सी नदी या डी सरिता। सोच समझकर उत्तर देंगे, क्योंकि यहां पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा त्रुटि करते हैं। क्यों? क्योंकि बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले अभी बता दूंगा तो आप उत्तर पहचान जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा बस ध्यान से उत्तर दीजिएगा कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सागर है, जाह्नवी है, नदी है या सरिता है? चलें, शाबाश, बहुत अच्छे। जो विद्यार्थी सिर्फ कक्षा के साथ जुड़े हैं, बार बार बोल रहा हूं कि वो उत्तर जरूर करें। ठीक है, अपना उत्तर जरूर दें, और फिर इसको बोलते हैं स्वयं मूल्यांकन करना। अपना जब उत्तर हम देते हैं, उसके बाद फिर जब आपको पता चलता है कि इसका सही उत्तर कौन सा है, फिर हमें अपनी त्रुटि पता चलती है, हमें अपनी गलती पता चलती है, तो हमें यह पता चलता है कि मैं यहां पर गलत था। तो इसको स्वयं मूल्यांकन कहते हैं, और आप सबको स्वयं मूल्यांकन करना है। जब दूसरा हमारा मूल्यांकन करता है, तो हो सकता है कि वो मूल्यांकन गलत हो सकता है। ठीक है, परंतु जब हम अपना मूल्यांकन खुद करते हैं, अपनी गलती, अपनी त्रुटि को खुद जांचते हैं, खुद देखते हैं और उसमें सुधार करते हैं, तो वह स्वयं मूल्यांकन कहलाता है। और स्वयं मूल्यांकन सबसे अच्छा मूल्यांकन है, क्योंकि आप अपने आप को, हर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, परंतु दूसरा व्यक्ति किसी को अच्छे से नहीं जान सकता। ठीक है, तो इसलिए सभी अपना स्वयं मूल्यांकन किया कीजिए कि कौन सा विषय हमारा कमजोर है, किस विषय में हमें कठिनाई आ रही है, उस विषय की मुझे तैयारी कैसे करनी है। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी अध्यापक को बताने से डरता है या संकोच करता है कि मैं कैसे कहूं कि मुझे संधि नहीं आती, मैं कैसे कहूं कि मुझे समास का नहीं पता। परंतु आपको खुद तो पता है ना मुझे यहां पर दिक्कत है, तो बस किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस उस जो विषय है, उस विषय पर आधारित प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, उस विषय को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अपने आप आपकी जो विषय है, बहुत अच्छे से आप उसमें निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वयं मूल्यांकन सभी जरूर करें। तो चलो, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी। अब यहां पर मुझे पता है कि देखे विद्यार्थी क्या करेंगे, नदी या फिर सरिता, इसमें से बहुत सारे नदी और सरिता के साथ होंगे। ठीक है, परंतु नदी सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं। यहां पर गंगा, ठीक है, विशेष रूप से गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है, नदी का नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये अंतर है। हाँ, गंगा नदी है, परंतु गंगा नदी का नहीं, गंगा का पर्यायवाची। तो इसलिए बोलता हूं यहां पर विद्यार्थी बहुत गलती करते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे अति शीघ्रता से हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, सोच समझकर उत्तर देना है। ठीक है, तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होगा, इसमें से सही विकल्प रहा। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, सूर्य शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? सूर्य शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? विकल्प ए दिनकर, आदित्य, तेज या शशि। बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर उत्तर करेंगे, और सभी विद्यार्थी कमेंट में ज्यादा से ज्यादा उत्तर करें, ज्यादा से ज्यादा उत्तर करें। ठीक है, और जब
ये कक्षा समाप्त होगी उसके बाद अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे सभी कि इतने प्रश्न हमसे पूछे गए, ठीक है, तो इन प्रश्नों में से मेरे उत्तर कितने सही हैं और जो उत्तर गलत हुए हैं क्यों गलत हुए हैं, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि ना करें। ठीक है, तो चलें बताएंगे सूर्य शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है, दिनकर, आदित्य, तेज और शशि। शाबाश, सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे, बहुत बढ़िया। चलें, शाबाश शाबाश, सभी उत्तर करें। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, शशि। ठीक है, शशि किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। ठीक है, बाकी सारे के सारे सूर्य का, दिनकर, आदित्य, तेज, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, और इसमें से जो शशि है वो चंद्रमा का पर्यायवाची, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, कला शब्द का सही अनेकार्थक अर्थ चुने। अनेकार्थक, ठीक है, शब्दों के अनेक अर्थ, उसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प आपके समक्ष हैं, विद्या, विभाजन, चंद्रमा की कांति या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे कला शब्द का सही अनेकार्थी शब्द हमें बताना है। और ऐसे ही प्रश्न देखें, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं आपके पाठ्यक्रम, जो अभी पाठ्यक्रम आया है ना, उस पाठ्यक्रम पर आधारित हैं सबके सब प्रश्न। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास करें। हो सकता है कि जो हम कक्षा में प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। इस कक्षा में मेरा प्रयास होता है कि आपको महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान दूं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर हम अभ्यास करें, ताकि आपको भविष्य में यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो हमारा तो यही प्रयास रहता है। तो हो सकता है, ठीक है, कि आपको इनमें से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले। इसलिए सभी विद्यार्थी अभ्यास कक्षा में जरूर प्रतिभागी बने। अभ्यास कक्षा में सबको यहां पर उत्तर करना है। ठीक है जी, चलें, कला शब्द का सही अनेकार्थक शब्द को क्या होगा? विद्या, विभाजन, चंद्रमा की कांति या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प इसमें से है विकल्प 4। ठीक है, विकल्प 4 या विकल्प डी इसमें से सही विकल्प है। जिन विद्यार्थियों ने डी विकल्प को चयनित किया है, सबका उत्तर यहां पर सही है। ठीक है, तो ये याद भी रखेंगे कि जिनके उत्तर गलत हुए हैं ना, वो थोड़ा भविष्य के लिए ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि विद्या, कला, विद्या क्या है? कला। अब विद्या कई प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे कि संगीत की विद्या, उसको कला भी कहते हैं। संगीत कला भी है और संगीत की विद्या है। कला कैसे आएगी? जब आप संगीत की विद्या प्राप्त करेंगे, संगीत का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो हम शिक्षा, ये भी कला है। ठीक है, ये भी कला है। तो और या जैसे हम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, चित्र कला है, वो भी एक कला है। परंतु विद्या, वो एक विद्या है, उसको पहले ग्रहण करना पड़ता है। जब हम ग्रहण करेंगे उसके बाद ही फिर हम कलाकार बनते हैं। ठीक है, तो विद्या हो गया, विभाजन हो गया, कला का अर्थ विभाजन भी होता है। चंद्रमा की कांति, ठीक है, जो चंद्रमा कहते हैं ना कि चंद्रमा की कला, ठीक है, तो चंद्रमा की कला, जो चंद्रमा बढ़ता है घटता है, वो उसकी कलाएं हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की कांति, तो ये सारे के सारे कला के पर्यायवाची हो गए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, दोनों हाथों से लूटना का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, खूब लूटपाट करना। विकल्प बी, अत्यधिक लाभ उठाना। विकल्प सी, मेहनत से कमाना। या विकल्प डी, दूसरों की मदद करना। तो सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? सोच समझकर उत्तर करेंगे, अति शीघ्रता से उत्तर नहीं करेंगे कि हमारा उत्तर गलत हो जाए। ठीक है, कई विद्यार्थियों में यह आदत होती है, ठीक है, कि अति उत्साहित हो जाते हैं और प्रश्न को देखते आ रहे, ये तो बहुत आसान प्रश्न आ गया, और उस प्रश्न को देखते ही फटाफट से पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ेंगे और अपना उत्तर वहां पर लिख देंगे या उसको चयन कर लेंगे। परंतु जब बाद में प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि हमारा उत्तर गलत हो गया। फिर दुख होता है कि हम थोड़ा सा
अच्छे से पढ़ लेते प्रश्न का और आता हुआ प्रश्न हम गलत कराते हैं। तो आपको पता है प्रतियोगी परीक्षा और प्रतियोगिता में एक एक अंक का कितना महत्व है। अगर एक अंक भी आपका सोचे आपकी गलती से चला जाए, मतलब एक तो गलती होती है ना कि उसका हमें पता ही नहीं था, दुख नहीं होता कि हाँ इसका तो हमें पता ही नहीं था, चलो पता ही है कि उसका उत्तर, परंतु जिस चीज का उत्तर हमें आता है और वो प्रश्न गलत हो जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा दुख होता है और उसका परिणाम बहुत भयानक भी हो सकता है कि एक नंबर से कई विद्यार्थी अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं और सोचे उनको फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ता है, फिर से वो तैयारी। अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल की आपको पता है वैकेंसी निकली है, परंतु अब ऐसी कोई गलती के कारण मान लीजिए आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए तो फिर उसके बाद सोचें कब वैकेंसी निकलेगी, फिर से आप दोबारा से तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर अगली बार का प्रश्न पत्र कैसा हो, कौन से नए विषय सम्मिलित किए जाएं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए जो आपको यह अवसर मिला है इस अवसर का हमें पूर्ण रूप से लाभ उठाना है। ठीक है जी, तो बताएंगे दोनों हाथों से लूटना, दोनों हाथों से लूटना का अर्थ क्या है। खूब लूटपाट करना, अत्यधिक लाभ उठाना, मेहनत से कमाना या दूसरों की मदद करना। तो सही विकल्प यहां पर है अत्यधिक लाभ उठाना, दोनों हाथों से लूटना। अब देखें यहां पर कई विद्यार्थियों ने क्या किया होगा, इस लूटना को पढ़ लिया होगा लुटाना। एक मुहावरा होता है ना कि दोनों हाथों से लुटाना, तो दोनों हाथों से लुटाना का क्या, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है, उस मुहावरे का अर्थ अलग हो जाएगा, परंतु यहां पर है लूटना, तो लूटना मतलब प्राप्त करना, लुटाना मतलब देना। ठीक है, दोनों हाथों से लुटाना मतलब खूब दान करना बोल सकते हैं या अपनी वस्तुओं को दूसरों को देना। ठीक है, परंतु ये लूटना है तो अत्यधिक लाभ उठाना, दोनों हाथों से लूटना की बहुत लाभ उठाना। अब इसका वाक्य क्या बनाएंगे, तो आपको वाक्य बनाने का भी अभ्यास करना है। बार बार मैं आपको बोलता हूं विद्यार्थी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मुहावरे लोकोक्तियां तो बहुत आसान है। ठीक है, और हमें यहां पर विकल्प दिए हुए होंगे, अगर मुहावरा नहीं भी पता होगा तो विकल्प देखकर तो हमें पता चल ही जाएगा, इसलिए मुहावरे लोकोक्तियों को पढ़ते नहीं है। परंतु आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षा में कई बार क्या होता है कि किसी प्रकार से आपको ऐसा मुहावरा, मतलब सरल से मुहावरे को इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आप वहां पर भ्रमित हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसलिए हमें वाक्य भी प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि वाक्य देते हैं और वाक्य देने के बाद फिर वो बोलते हैं इस वाक्य का उत्तर, ये जो वाक्य है किस मुहावरे के लिए उपयुक्त है। तो मुहावरा पता, जब वाक्य में हमें पता होगा कि वाक्य इस प्रकार से बनता है तभी तो हम मुहावरे को जान पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वाक्य भी प्रयोग हमने करना है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी इस कक्षा से इत्याधिक लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो इत्याधिक लाभ उठा रहे हैं या दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ठीक है, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस कक्षा में जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो ऐसे वाक्य बना सकते हैं। तो सभी अपना अपना वाक्य जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वाक्य हो सकता है। कई बार क्या होता है कि वाक्य उपयुक्त, हमें लगता है कि वाक्य सही है परंतु वो उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, धूल चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए हार जाना, सफाई करना, मेहनत करना या जीत जाना। तो इसमें से बताएंगे धूल चाटना क्या होगा मुहावरा, सोच समझकर अच्छे से देखें, नया ना मुहावरा थोड़ा, तो धूल चाटना का क्या अर्थ होगा, शाबाश बताएंगे। धूल चाटना, देखिए तो धूल चाटना मुहावरे का अर्थ है विकल्प ए हार जाना। कहते हैं ना, मैं दुश्मन की सेना ने, भारतीय सेना ने दुश्मनों को धूल चटा दी, मतलब उनको हरा दिया। ठीक है, तो हार जाना या धूल चाटना ये मुहावरे का अर्थ बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनके जो वाक्य हैं आपको क्या लगता है कि जो ये मुहावरा है वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या वाक्य और हो सकते हैं, वो भी साथ साथ आप बताएंगे। ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, हर एक मुहावरे का वाक्य आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और जिसका वाक्य बहुत अच्छा होगा मैं अगली कक्षा में उसको
यहाँ पर हम बताऊंगा कि इस विद्यार्थी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था इस वाक्य को, ठीक है। तो सभी उस वाक्य को हो सकता है अपनी परीक्षा में भी प्रयोग करें, इसलिए सभी अपना अच्छे से अच्छा वाक्य, अच्छे से अच्छा शब्दावली का प्रयोग करना है, तो वो वाक्य बना के बताएंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य को दिया दिखाना लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है? सूर्य का महत्व बताना, विकल्प बी ज्ञानी व्यक्ति को सिखाने का व्यर्थ प्रयास करना, विकल्प सी दिया जलाने का प्रयास करना, विकल्प डी अंधकार को दूर करना। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? सूर्य को दिया दिखाना बताएंगे। देखो थोड़ा सा मुहावरे को, लोकोक्ति को समझेंगे या किसी मुहावरे को थोड़ा सा अगर आपको समझना है ना, उस लोकोक्ति या मुहावरे को एक दो बार पढ़ें अच्छे से, तो वहीं पर आपको उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब सूर्य को दिया दिखाना कैसा कार्य है? ये सूर्य को दिया दिखाना किस प्रकार का कार्य है? व्यर्थ का कार्य है। व्यर्थ का कार्य है ना, तो ज्ञानी व्यक्ति को सिखाने का व्यर्थ प्रयास करना। जो पहले से व्यक्ति, अब सोचें सूर्य के पास इतना प्रकाश है और आप उसको दिया दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब कई विद्यार्थी यहाँ पर एक शंका आ जाती है कि हम पूजा करते हैं तो दिया दिखाते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को दिया दिखाना चाहिए। तो वो सूर्य को दिया दिखाना, वो आप क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, पूजा के लिए दिया दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये दिया दिखाना कौन सा हुआ कि सूर्य को मतलब कि सूर्य के पास प्रकाश कम है और आप अपने दिए से उसका प्रकाश बढ़ा रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। तो ये अर्थ होगा यहां पर, जैसे कि ज्ञानी व्यक्ति, जो पहले से व्यक्ति ज्ञानी है, और समझ लीजिए कि मैं, मान लीजिए जैसे कि मैं अल्प ज्ञानी हूं, ठीक है, और मैं अपने से श्रेष्ठ हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको मैं ज्ञान दूं, तो ये क्या हो जाएगा कि क्या बोलेंगे? सूर्य को दिया दिखाने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, कि जो पहले से मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से ज्ञानी है, और मैं उसको ही उल्टा ज्ञान दे रहा हूं। तो इस परिस्थिति में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, सूर्य को दिया दिखाना। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी सिर के ऊपर से गुजरना का तात्पर्य क्या है? पानी का अधिक होना, किसी समस्या का अत्यधिक गंभीर हो जाना, सिर पर पानी गिरना, या पानी की गहराई बढ़ना बताएंगे। पानी सिर के ऊपर से गुजरना, आजकल बहुत कहीं पर बर्फबारी हो रही है, कहीं पर वर्षा हो रही है ना, कई क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, तो पानी से संबंधित, ठीक है, तो पानी सिर के ऊपर गुजरना, तो उसी से संबंधित आपके लिए लोकोक्ति लेके आया हूं। तो क्या होगा? पानी सिर से ऊपर गुजरना क्या होगा? बड़ा सरल सा वाक्य है, आपने प्रयोग भी किया होगा इसको। तो पानी सिर के ऊपर से गुजरना, किसी समस्या का इत्यादि गंभीर हो जाना, कहते हैं ना कि अब तो पानी सर के ऊपर पानी जो है सर के ऊपर हो गया है, ऊपर हो गया है, या सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया है, गुजर रहा है, मतलब कोई समस्या का बहुत भयानक रूप ले लेना। अब कोई दूसरा अतिरिक्त, मतलब कि जैसे किसी समस्या को ना टालते हैं कि चलो कोई नहीं, जैसे हमारे घर में शरारती बच्चे होते हैं तो हम बोलते हैं कोई नहीं, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा। परंतु कोई बच्चा बहुत बड़ी शरारत कर दे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? एक दिन उसको समझाएंगे, 2 दिन समझाएंगे, परंतु नहीं समझ रहा, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा, तो हम क्या करते हैं? अब तो पानी सर के ऊपर हो चुका है, ठीक है, कि मतलब अब जो है स्तर ये हो चुका है, अब समझाने का कोई नया उपाय देखना पड़ेगा, इस समस्या का कोई अब दूसरा समाधान देखना पड़ेगा। तो वहां पर इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, किसी समस्या का अत्यधिक गंभीर हो जाना, ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करें। नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। वाक्य है, वह जल्दी सोता है, ठीक है, तो वह जल्दी सोता है, इसका नकारात्मक वाक्य क्या बनेगा? वह जल्दी सोता नहीं है, वह जल्दी नहीं सोता है, वह देर से सोता है, और वह सोने का समय नहीं देखता, ठीक है, तो नहीं तो सब में है। अब कौन सा विकल्प इसमें से सही विकल्प होगा? सोच समझकर उत्तर देंगे सभी, बहुत बढ़िया। चलें शाबाश बताएं,
इसमें से सही विकल्प क्या है? निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। नकारात्मक होता है जिसमें नहीं लगा होता है। आप बोलेंगे सर तो सब में नहीं लगा है, तो सभी क्या नकारात्मक होंगे? नहीं, परंतु इसमें से शुद्ध वाक्य हमें देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखें, तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प बी, वह जल्दी नहीं सोता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या त्रुटि है? वह जल्दी सोता नहीं है, तो इसमें जो शब्द क्रम का दोष है। ठीक है, वह जल्दी सोता नहीं है, तो ये वाक्य में त्रुटि है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, वह देर से सोता है। ठीक है, वह देर से, तो इसमें नकारात्मक नहीं कहां हुई? तो ये तो सकारात्मक हो गया। ठीक है, वह सोने का समय नहीं देखता, तो वह सोने का समय नहीं देखता, तो इसका अर्थ अलग निकल रहा है। तो हमें क्या करना? वह जल्दी सोता है, तो इसका हमें नकारात्मक बनाना है, तो इसके अनुसार विकल्प बी सही विकल्प होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य में बदलें। तुम अपना कार्य पूरा करो। आज्ञार्थक मतलब किसी को आज्ञा दी जाती है, तो तुम अपना कार्य पूरा करो, तो इसको आज्ञा में कैसे बोलेंगे? कार्य पूरा करना, अपना कार्य पूरा करो, कृपया करके पूरा करो, कृपया करके कार्य पूरा करो, कार्य पूरा किया जाए, तो सही विकल्प क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छे से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, और जिन विद्यार्थियों के उत्तर थोड़े से गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो त्रुटि है उसको याद रखेंगे, भविष्य में गलती ना हो। चलो तो बताएंगे, निम्नलिखित वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य में बदलें, तो आज्ञार्थक वाक्य होगा अपना कार्य पूरा करो। आज्ञा दीजिए ना, अपना कार्य पूरा करो, नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा। अपना कार्य पूरा करें, ध्यान से पूरा करें, तो ये आज्ञा होती है, तो इसको आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? धर्म, धरती, खाना, बच्चा। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, पहले भी कक्षाओं में बता चुका हूं। तत्सम तद्भव शब्द में क्या अंतर है? तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। ठीक है, और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु हिंदी में उनको क्या है? हिंदी में संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु हिंदी में उनको क्या किया जाता है? परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें से तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है? बताएंगे। तो विकल्प ए इसमें से सही विकल्प है। धर्म जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? धर्म, और ये संस्कृत का शब्द है धर्म। ठीक है, तो इसलिए इसको तत्सम शब्द कहा गया है। चलो आगे हमारे पास विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पत्र, शिक्षा, भोज, पुस्तक। अब परिवर्तन के साथ जो हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है वह कौन सा इसमें से शब्द है? बताएंगे। पत्र है, शिक्षा है, भोज है, पुस्तक है, तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प सी, भोज। ठीक है, भोजन से बना है भोज। ठीक है, भोज संस्कृत भाषा का शब्द है, तो भोज से बन गया भोजन। आज हम भोज नहीं कहते ना, आज हम क्या कहते हैं? भोजन कर लीजिए, भोज कर लीजिए, तो नहीं, भोजन कहा जाता है, इसलिए ये तद्भव शब्द हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुर्सी का बहुवचन क्या होगा? कुर्सी का बहुवचन क्या होगा? विकल्प आपके समक्ष रहे। कुर्सियां लिखा था हर जगह कुर्सियां ही हैं, परंतु वर्तनी अशुद्धि है, तो इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्धि में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही आपको एक वचन बहुवचन में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो वर्तनी भी हमें पता चल जाएगी। तो इसमें से सही विकल्प है कुर्सियां। ठीक है, कुर्सियां ये वाला। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि देखें ये है कुर्सियां, ये कुर्सियां है। ठीक है, और ये कुर्सियां। ठीक है, इसमें र पूरा है, गलत है, और ये कुर्सियां, इसमें क्या है? दीर्घ मात्रा है। ठीक है, तो हर सब मात्रा आएगी, तो विकल्प इसमें से यहां पर, एक मिनट, यहां पर ए लिख दिया गया है, परंतु यहां पर सी आ जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, कुर्सियां, तो विकल्प ये वाला विकल्प सही होगा।
ठीक है, विकल्प सी। चलो आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है पानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? पानी का बहुवचन क्या होगा? पानी, पानियां, पानियां या जल? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। पानी का बहुवचन पानी ही होगा। ये एक वचन और बहुवचन में एक समान सा रहता है। ठीक है, तो पानी का बहुवचन नहीं होता। चाहे पानी एक के लिए प्रयोग किया जाए, दूसरों के लिए, चाहे बहुवचन में प्रयोग किया जाए, पानी पानी ही रहेगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बचपन शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? तो बचपन शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? चलें, शाबाश, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपने उत्तर देने की गति को बढ़ाएंगे। बचपन शब्द क्या है? बचपन शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, बचपन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कि बचपन बीत गया, बचपन बीत गया, तो गया, बचपन बीत गई नहीं होता, तो गई होगा तो स्त्रीलिंग होगा। और गया, जब भी आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को पहचानना है तो उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। विजेता शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई नहीं? बताएंगे फटाफट से। विजेता शब्द का लिंग क्या है? तो इसमें से सही विकल्प है उभयलिंग। उभयलिंग कौन सा होता है? उभयलिंग जो कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको उभयलिंग बोला जाता है। स्त्री और पुरुषों के दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब विजेता, अब स्त्री विजेता हुई, ठीक है, तो विजेती नहीं होता है। विजेता स्त्रीलिंग में भी वही प्रयोग होगा, तो पुल्लिंग में भी वही प्रयोग होगा, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए विजेता विजेता ही रहता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है उभयलिंग। ठीक है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको उभयलिंग बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। वह गा रहा है वाक्य में क्रिया का रूप क्या है? सामान्य क्रिया, गति परक क्रिया, क्रिया विशेषण या निरंतर क्रिया? वह गा रहा है कौन सी क्रिया है? शाबाश, सोच समझकर उत्तर देंगे। इसमें से सही विकल्प क्या है? विकल्प डी, निरंतर क्रिया है, क्योंकि वह गा रहा है, उसने भूतकाल में गाना आरंभ किया था और अभी तक गा रहा है। वह गा रहा है मतलब क्रिया जो है पहले से आरंभ हुई और वर्तमान में चल रही है, तो निरंतर क्रिया हो गई। निरंतर चल रही है, लगातार चल रही है। ठीक है, तो ये निरंतर क्रिया हो जाएगी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मुझे किताब पढ़नी है वाक्य में क्रिया का रूप क्या है? भाववाचक क्रिया है, संज्ञात्मक क्रिया है, प्रयोजनात्मक क्रिया है या इच्छात्मक क्रिया है? बताएंगे। मुझे किताब पढ़नी है, ये कौन सी क्रिया है? आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार की क्रिया है? मुझे किताब पढ़नी है, तो क्या है ये? आपकी इच्छा है, तो इच्छात्मक क्रिया हुई ना, ये आपकी इच्छा है। मुझे किताब पढ़नी है, या आपकी इच्छा है। मैं नहीं बोल रहा हूं किताब पढ़ो, वो आज्ञा हो जाएगी। तो इच्छा आपकी है, तो इसलिए इच्छात्मक क्रिया हो गई। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसने काला कमरा लिया है। ठीक है, उसने काला कमरा लिया है, वाक्य में किसका विशेषण, मतलब वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, इसमें यहां पर कर लीजिए, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक या कालवाचक विशेषण है? उसने काला कमरा लिया है, विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही विकल्प है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि काला कमरा और कमरे की क्या है विशेषता? उसका काला होना, तो गुणवाचक हो गया। ठीक है, कमरे की विशेषता है ना, इसमें विशेषता पता चल रही है, तो विशेष्य की विशेषता, गुणवाचक गुण उसका बताया जा रहा है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया वाक्य में तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संज्ञावाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम? बताएंगे। तुमने क्या किया, बड़ा सरल सा है। तुमने क्या किया वाक्य में तुम, अब प्रश्न सूचक मत देखें कि यहां पर प्रश्न है तो यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं पूछी गई है, विकल्प नहीं है, परंतु इसमें है तुमने क्या किया, तो इसमें तुमने, तुम क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। तुमने क्या किया, तो मतलब कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो मतलब प्रश्न किया जा रहा है। तो तुमने, तो तुम क्या हो गया यहां पर? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य कौन सा है? हम लोग अगले हफ्ते छुट्टी पर जाएंगे, हम लोग अगले सप्ताह छुट्टी पर जाएंगे, हम लोग अगले सप्ताह छुट्टी पर जाएंगे, ये जाएगा जाएंगे, हम लोग अगले हफ्ते छुट्टी पर जाएगा। तो सही वाक्य बताना है कौन सा है। ठीक है, शाबाश, बताएंगे कौन सा वाक्य सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास सभी विद्यार्थियों के द्वारा। अच्छे से बताएं, सोच समझकर बताएं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में त्रुटि के बहुत आसार रहते हैं। ठीक है, तो त्रुटि नहीं करनी है, सोच समझकर उत्तर देना है। देखें, तो इसमें से सही विकल्प है विकल्प सी, हम लोग अगले सप्ताह छुट्टी पर जाएंगे। हफ्ते की जगह सप्ताह। ठीक है, अगले सप्ताह। हिंदी का जैसे तत्सम तद्भव शब्द पढ़े ना हमने, तो कभी भी वाक्य में प्रयोग करना है, तभी यही चीज बता रहा हूं। जब आप किसी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं या जब आप हिंदी लिखते हैं, तो लिखते समय यह ध्यान रखें कि हमें ज्यादा ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग करना है, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तद्भव शब्द जो होते हैं वो साधारण भाषा के शब्द भी होते हैं। तद्भव शब्द में तो साधारण भाषा के शब्दों को, लोकल लैंग्वेज के शब्दों को हमने प्रयोग नहीं करना है, शुद्ध शब्दों को प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए बाकी वाक्य देखो त्रुटि वाले हो गए, क्योंकि यहां पे जाएगा आ गया तो गलत हो गया, हफ्ते के कारण ये गलत हो गया। हम लोग अगले हफ्ते छुट्टी पर जाएगा तो ये भी गलत हो गए। ठीक है, नहीं तो हम लोग अगले हफ्ते छुट्टी पर जाएंगे तो आधे विद्यार्थी तो इसको सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हफ्ता है तो सप्ताह होता है हिंदी में, तो इसलिए वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, चलें आगे है, निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य कौन सा है? उसने मेरे से कहा कि वह जल्दी आएगा, उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी आएगा, उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी आता होगा, या उसने मेरे से कहा कि वह जल्दी आता होगा। सही विकल्प इसमें से कौन सा है बताएंगे। शुद्ध वाक्य, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाएंगे, और इसमें बहुत साधारण सा प्रश्न होता है, बहुत साधारण सा, परंतु उसमें त्रुटि ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो आपको यहाँ पर अभ्यास करवाया जा रहा है कि आपको पता चल सके कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य कौन सा है? उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी आएगा। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा कि वह जल्दी आएगा, विकल्प बी सही होगा। ठीक है जी, चलें अब देखो, ये भी आएगा लिखा है, परंतु ऐसा नहीं आएगा ऐसे लिखा जाता है, तो ये इसके कारण यहां पर त्रुटि हो गई। ठीक है, और इसमें क्या है, उसने मेरे से, ये भी त्रुटि है, मुझसे होता है, मेरे से नहीं होता। कई बोलते हैं ना मेरे से बात मत करो, मुझसे बात मत करो, मेरे से गलत होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य कौन सा है? वे सभी वहां आ रहे हैं, वे सभी वहां आ रही हैं, वे सभी वहां आते हैं, और वे सभी वहां आएंगे। तो सही विकल्प क्या होगा बताएंगे। शाबाश, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य हमें ढूंढना है। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। ठीक है, तो बताएंगे वाक्य में सही वाक्य कौन सा है? वह सभी वहां आ रहे हैं। ठीक है, वह सभी वहां आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाक्य यहां पर सही होगा, ए विकल्प सही है। चले, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य कौन सा है? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं आ जाता, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं आता, अगर तुम मुझे बताती तो मैं आ जाता, और अगर तुम मुझे बताती तो मैं आता। सही वाक्य कौन सा है? वाक्य को कैसे पहचानेंगे? इसके लिए व्याकरण का आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण में, ठीक है, किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, अब जिनके यहां पर वाक्य गलत निकल रहे हैं वो बार बार अभ्यास करें, ऐसे वाक्यों को पढ़ें। ठीक है, फिर उसमें देखें कि वाक्यों में क्या क्या त्रुटि आती है, और फिर खुद उसका अभ्यास करें बार बार। ठीक है, तो बताएंगे इसमें से निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है? तो विकल्प सी, अगर तुम मुझे बताती तो मैं आ जाता, सही वाक्य है इसमें से। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो आज आपने सीखा है इसका प्रयोग आप अपने
भविष्य में जरूर करेंगे। जो जो चीजें आज आपने सीखी हैं इनको याद रखना है और एक बार इस कक्षा को दोबारा देखें। ठीक है, कोई भी कक्षा आप यहाँ पर हमारी जो लाइव होती है, कक्षा में लाइव प्रतिभागी तो बनते हैं, उस प्रतिभागी बनने के बाद कक्षा को लाइव देखने के बाद एक बार कक्षा को फिर से देखें। और कब देखनी है? रात को, जब सब सो जाते हैं तो अपने ईयरफोन्स लगा के ध्यान से कॉपी पेंसिल साथ रखनी है और जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको नोट करते जाना है। ठीक है, डेट डाल लेनी है और वहां पे विषय डाल लेना है। ठीक है, सारे के सारे ऊपर एक पेज पर लिख ले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषण वाला प्रश्न आ गया तो विशेषण में, ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न लिखा और मुझे क्या गलती हुई थी वो गलती वहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखते रहेंगे, फिर आपको आपकी गलतियां पता चलती रहेंगी और जब एक बार परीक्षा होगी, परीक्षा से पहले आपको वो सारी की सारी चीजें देख के जानी है। ठीक है, तो दूसरी बार जरूर कक्षा को देखा कीजिए और जो जो आपकी गलतियां हुई होंगी फिर से अभ्यास कीजिए उनका उत्तर देने का। फिर देखें क्या आपने जो गलती पहले की थी दोबारा की कि नहीं की। अगर नहीं की तो आपने सीखा उस कक्षा से कुछ, और अगर आपने फिर से गलती की तो फिर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है जी, तो चले आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और जिन्होंने अभी तक इस कक्षा को लाइक नहीं किया है वो इस कक्षा को पहले एक बार सभी लाइक कर दे और शेयर कर दे, अपने मित्रों तक साझा कर दे कि उनको भी पता चल जाए कि सिविल स्टाफ की निःशुल्क कक्षा चल रही है जिसमें कि एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो कोई भी विद्यार्थी इस कक्षा के लाभ से वंचित ना रह जाए, इसलिए सभी विद्यार्थियों को सूचना दें। जैसे कि आप यहां पर तैयारी कर रहे हैं, निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से दूसरे विद्यार्थी भी तैयारी कर सके, इसका लाभ ले सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ठीक है जी, तो चले आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। जो आपको होमवर्क दिया है, गृह कार्य दिया है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिजनों का ध्यान रखें।